ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 है। सेट थ्योरी का हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा में। तो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा की चूँकि बुक है इसलिए कह रहा हूँ मैं, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा में। तो उसके बाद हमने इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 के क्वेश्चन किए थे। अब के हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्चुअली वेन डायग्राम का। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स को वेन डायग्राम पर किस तरह ज़ाहिर करते हैं। अब क्लास 7 में चूंकि हमारे पास दो ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेट होंगे, उन्हीं दो सेटों को हमने वेन डायग्राम पर ज़ाहिर करना होगा। तो वेन डायग्राम पे एक तो हम रिप्रेजेंट भी करते हैं एक आम सेट को। उसके बाद हम जो हमारे पास सेटों पर जिस तरीके से सेट्स पर ऑपरेशंस थी, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट था, इंटरसेक्शन थी, यूनियन था और डिफरेंस। तो ये तमाम ऑपरेशन भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो सेट्स पर हम क्या कर सकते हैं, उन ऑपरेशंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि दो ऑपरेशंस हमारे पास किस तरीके से वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि ये किस तरीके से वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट होगा। तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि यूज वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमने दो ही चीज़ें, दो ही हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन गिवन है, एक है यूनियन का, दूसरा है इंटरसेक्शन का। इन दोनों हमारे पास इन्हीं दोनों ऑपरेशन को हम इन दोनों सेटों पर जाहिर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूनियन करता हूँ कि आप इन दोनों सेटों की यूनियन कैसे मालूम करते हैं। तो चलते हैं यूनियन की जानिब। तो पेन को ज़्यादा देर रखने के बाद ना ये खुश्क हो जाती है, पता नहीं क्यों, इसलिए लिख नहीं रहा। समटाइम इनकन्वीनियंस हो जाती है, तो इसके लिए मैं फुली रिग्रेटेड हूँ। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आता है। तो एक बात आप लोग याद रखें कि जब भी हम किसी भी सेट को, किसी दो सेटों को जब भी हम वेन डायग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे लिए ये लाजिम हो जाती है कि हम सबसे पहले उन दो सेटों के लिए एक सुपर सेट बनाएं वेन डायग्राम। तो ऑलवेज आप जब भी बुक में भी देखोगे तो एक सुपर सेट आपको वाज़ेह बनता हुआ नज़र आएगा। अब जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते थे टेबुलर फॉर्म में, तो हमारे पास बज़ाहिर उसमें यू गिवन होगा आपको, उसी यू को इस्तेमाल करके, या वो टेबुलर फॉर्म में आपको गिवन होगा। लेकिन जब हमारे पास वेन डायग्राम हो तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप बना देते हैं, और बाकी दो हमारे पास जो सेट्स होती हैं उनको उन्हीं एक बड़ी रेक्टेंगुलर शेप में लिखते हैं, ताकि इस बात को जाहिर किया जा सके कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप है वो हमारे पास सुपर सेट है, और जो अंदर जितने भी सेट्स हैं अंदर दिए गए वो उन्हीं सेट्स के निकले हुए हैं। ओके, यही हमारे पास चूँकि एक सेट है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के जरिए बनती है। तो मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है। तो आप इसमें अगर देखें तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास वेन डायग्राम बना हुआ हो तो वेन डायग्राम में हमें यूनिवर्सल सेट का होना लाजिम है। तो यहाँ पर जब भी वेन डायग्राम हम बनाएंगे, ये जो हम रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं ये हमारे पास एक्चुअली यूनिवर्सल सेट के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये एक्चुअली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो बाकी इसके अंदर जितने भी सेट्स हैं, सेट ए है या सेट बी, ये सेट ए है, सॉरी मैंने नाम लिखना भूल गया हूँ मैं। तो ये सेट ए हमारे पास, तो ये सेट ए और सेट बी चूँकि ये हमारे पास कहाँ से हो जाएंगी, ये हमारे पास यूनिवर्सल से आएंगी, इसलिए हमने इनको एक रेक्टेंगुलर शेप में बन किया है। रेक्टेंगुलर यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करती है। तो बी में एलिमेंट थी 1 से लेकर 15 तक। बी चूँकि एक इसके लिए ए के लिए एक सुपर सेट है, और ए में हम एलिमेंट को देखें तो ये 1 से लेकर 11 तक होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सेट ए जो है ये हमारे पास सब सेट है सेट बी का। जब भी हमें वेन डायग्राम में सब सेट लिखना हो तो हम क्या करते हैं, सब सेट को उसी सेट के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि सब सेट से आप मुराद भी लें तो सब सेट यही मुराद है कि वो सेट उसी सेट के अंदर से हो। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि देख लें कि सेट ए चूंकि सेट बी के अंदर से है, तो इसको हमने सेट बी को बढ़ा करके लिखा और सेट ए को उसके अंदर लिख दिया। तो ये सेट ए को इस तरीके से हमने इसके अंदर लिख लिया। तो ये बाकी सेट ए के एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगी और सेट बी के एलिमेंट। अब जो कि अगर यूनियन आपको फाइंड करना हो तो यूनियन कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये यूनियन है। तो यूनियन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इस पर कलरिंग करेंगे। अब कलरिंग किस तरह से करेंगे कि मैं इसको कलर नहीं करूंगा, अब जस्ट आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा कि आप किस तरीके से कलर कर सकते हो। तो ये आपको अगर कलर करनी हो तो इसके लिए आप वही नीचे एक सेट बना दें। मैं आपको एक नीचे यहाँ पे एलिमेंट लिख के आपको एक सेट बना के दे रहा हूँ।
ओके, अगर आपको यही मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया है, क्योंकि मेरे पास ऊपर एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो एलिमेंट्स को बार बार मुझे लिखना अगर पड़े, तो इसी वजह से मैंने इसको नीचे लिख लिया। यही हमारे पास सेट की रिप्रेजेंटेशन है। ये सेट ए है, ये सेट बी और यूनिवर्सल के ऊपर है। तो अगर आपको यूनियन रिप्रेजेंट करनी हो तो यूनियन तो ए यूनियन बी के लिए था, तो ए यूनियन बी को हम इस होल रीजन को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तो आप इस तरीके से होल रीजन को कलर कर दीजिए, तो आपके पास ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ए यूनियन बी थी। ए यूनियन बी जब हमारे पास सेट ए सेट बी का क्या हो, सबसेट हो। सेट ए सेट बी का सबसेट था, तो इसी वजह से हमने क्या किया, इनको इस तरीके से कलर करके शो किया इस होल रीजन को, कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनियन है इन दोनों का। ये इस तरीके से आप यूनियन शो करते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। सेट तो हमारे पास वही है, तो वही सेट है, तो हमारे पास इसका जनरल वेन डायग्राम भी ये होगा। तो ये इसका जनरल वेन डायग्राम है। अब चूंकि इंटरसेक्शन हमने करनी है, तो सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स हमने कहाँ लिखने होते हैं। तो सेट ए चूंकि सेट बी का हमारे पास सबसेट है, तो अगर सबसेट है तो इसका मतलब ये तो होल इसके अंदर आ जाएगा। तो इसी वजह से सबसेट को एक और लिखने का भी ये तरीका होता है कि आप अगर वो दोनों सबसेट है तो वो ओवरलैपिंग तरीके से आ जाती थी। तो ओवरलैपिंग में हम तब लिखते हैं जब हमारे पास एक या दो एलिमेंट्स हमारे पास जो है कि ज्वाइंट हो। लेकिन यहाँ हमारे पास ज्वाइंट एक या दो एलिमेंट नहीं बल्कि पूरा सेट है। जब एक पूरा सेट इन दोनों म्यूचुअल हो तो हम क्या करते हैं कि उनको ओवरलैपिंग लिखने की बजाय उस सेट को ही पूरा अंदर लिख लेते हैं। तो इसको हमने इसी वजह से इसको मैंने अंदर लिख दिया। अब आप अगर देखें तो इनका इंटरसेक्शन तो वही एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में आती हैं। तो आप देखें कि कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, किस सेट के एलिमेंट हैं जो दोनों में आती हैं। तो ए चूंकि सेट बी के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पूरे इस सेट ए और बी के मुश्तरक होंगे, दोनों में आती हैं वो। तो ये चूंकि अंदर लिखी है तो दोनों में आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों में क्या हैं, म्यूचुअल हैं। तो आप म्यूचुअली इनको सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हमने इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हमने यही तो करना होता है कि आप म्यूचुअल जो एलिमेंट्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरसेक्शन में तो म्यूचुअल जो हमारे पास एलिमेंट है वो सेट ए पूरा है। तो इस तरीके से हम सेट ए को, पूरे सेट ए को हम क्या करेंगे, शेडो लगा देंगे इस पर, कि आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से। यहाँ मैं खाका बना रहा हूँ इसके लिए, सेम इसी के लिए ये सेट बी है, ये सेट ए है इसी का। तो ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो हमने क्या करना होगा, इंटरसेक्शन जाहिर करनी है। तो इंटरसेक्शन तो सिर्फ ये है, तो हम इसको सिर्फ इसको ही रंगदार बना देंगे, तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन बी हो गया। तो उसके बाद हम लोग पार्ट 2 करते हैं। ओके, देन हमारे पास पार्ट 2 आती है। उसी कॉन्सेप्ट के लिए पार्ट 2 भी है, क्योंकि पार्ट 2 भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट ए है। सॉरी, मैं ऊपर इनको लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पे भी इनको लिख लेता हूँ। ओके, ऊपर से भी हमने इनको अब रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए में हमारे पास वही ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और सेट बी में हमारे पास डी ई एफ जी। तो आप देख सकते हैं कि डी ई एफ जी चूँकि क्या है, डी ई एफ जी तो इन्हीं एलिमेंट से लिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये था कि सेट ए, इसके पास सेट जो हमारे पास ए थी वो बी का सबसेट थी। अब चूंकि क्या होगा, सिर्फ आप यहाँ नाम चेंज कर लें और इनके फिगर्स को रिस्पेक्टिवली चेंज करें, तो सेट बी क्या होगा, अब सेट ए का सबसेट होगा, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में पाए जाते हैं। तो इसी वजह से ए का सबसेट होगा। तो यूनियन के लिए तो वही तरीका इस्तेमाल करें, इस पूरे को शेड कर दें। मैं यहाँ पे आपको यूनियन करके दिखा रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा ख़राब बन गया मेरे पास, तो इसको मैं दोबारा बना के आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप, ये एक मैं स्कीमेटिक डायग्राम बता रहा हूँ इसी के लिए, सेम इसी के लिए। तो ये ए अगर सेट ये हमारे पास बी हो, ये ए हो, तो इसी सेट को आप जब होल यूनियन करेंगे तो इसको पूरे को आप इस तरीके से शेड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगी। और इंटरसेक्शन के लिए आप उसी तरीके को इस्तेमाल करें। इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन को हम देखें तो यहाँ आप यूनियन की बजाय आप इंटरसेक्शन देख लें। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं। अब चूंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, बी सेट बी में ओवरऑल, तो इसी तरीके से आप जो प्रीवियसली हमने किया था सेट बी के लिए भी उसी तरीके से आप क्या कर दें, सेट बी आप लिख दें। इसमें सेट ए है, सेट बी है, तो आप सिर्फ उसी को ही रंग दे दें, अंदरी वाली सेट एलिमेंट को। वैसे तो पूरे को ए यूनियन बी के लिए करना थी, अब चूँकि बी के लिए इंटरसेक्शन, तो इसी वजह से हमने सिर्फ बी को शेडो किया, क्योंकि वो एलिमेंट सिर्फ उसी में लाई करती है। तो बाकी भी सारे इसी तरीके से होंगे। अब मैं बाकी क्वेश्चन नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूँगा। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले मैं यहाँ पे एक और पार्ट करना चाहूँगा, जो कि हमारे पास 4th पार्ट है। तो 4th पार्ट चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि ये मैं कर दूँ। ओके, ये चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसी वजह से मैंने इसको ये सोचा कि मैं इसको कर लूँ।
तो आप अगर इसमें देखें तो उससे पहले हमने जितने भी किए थे, सो मैंने थर्ड तो नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड किए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा कि आपके पास एक पूरा सेट जो था वो दूसरी सेट का सबसेट था। जिस तरह पहले में हमारे पास सेट बी सबसेट, सेट ए का सबसेट था, तो दूसरे में सेट ए सबसेट बी का सबसेट था। तो ये पूरा एक दूसरे की सबसेट है। लेकिन आप अगर फोर्थ पार्ट को देखें तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसमें उससे डिफरेंट ये इस तरीके से है कि आप अगर इस पर देखें कि इसमें तो जो म्यूचुअल एलिमेंट है वो सिर्फ ए है, बाकी तो पूरा म्यूचुअल एलिमेंट है ही नहीं। तो जब एक या दो एलिमेंट म्यूचुअल एलिमेंट हो तो उनको हम सबसेट के फॉर्म में जाहिर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं उसकी जगह पे कि उनको म्यूचुअल सेट करके जाहिर करते हैं कि एक सेट दूसरे का म्यूचुअल किस तरीके से होगा। म्यूचुअल सेट हम इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि जब अब दो हमारे पास म्यूचुअल सेट हो तो ये हमारे पास जब ओवरलैपिंग सेट जिसको हम कहते हैं, वो म्यूचुअल को हम ओवरलैपिंग सेट भी कह सकते हैं कि एलिमेंट एक या दो हमारे पास म्यूचुअल हो तो हम उनको ओवरलैपिंग बना देते हैं इस तरीके से। और जो कॉमन एलिमेंट है ओवरलैपिंग में हम वो इस कॉमन रीजन में लिख देते हैं। तो ये चूंकि दो सेट इस तरीके से थे तो इनके आपके पास अगर कॉमन अगर एलिमेंट को देखा जाए तो इन दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट तो हमारे पास सिर्फ ए था। तो ए को हमने क्या किया, मुश्तरक रीजन जो हमारे पास कॉमन रीजन था उसी में लिख दिया। बाकी जितने भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट है हमने बाकियों में लिख दिया और इस पूरे को हमने किस में एक यूनिवर्सल सेट में बंद कर दिया है अब यू के साथ। ठीक है, तो अब इनके लिए हमने क्या करना होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करनी होगी। बड़ा ही आसान है। आप अगर इनमें देखें तो यूनियन के लिए आप क्या करते हैं, यूनियन के लिए तो हम दोनों सेटों को मिलाते हैं। तो आप ए यूनियन बी कैसे करेंगे, ए यूनियन बी तो इसी के लिए बिल्कुल इसी तरीके से होगी। आप इस पूरे रीजन को क्या करें, ए यूनियन बी के लिए पूरे रीजन को कलर कर दें या इसको आप शेड कर दें पूरे रीजन को, तो आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसको मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना दूं इसका तो ये बड़ी आपके लिए हेल्पमंद होगी। लेकिन आप समझ तो गालिबन गए होंगे। तो ये इसी तरीके से मैं इसी को ही बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट नहीं लिख रहा, इस तरीके से गिवन होंगी। तो आप क्या करें, ए यूनियन बी के लिए आप पूरा का पूरा यहाँ पे ये शेडो कर दें, सिर्फ ये वाला रीजन पूरा ए यूनियन बी शेडो कर दें तो ये आपके पास ए यूनियन बी बन जाती है। अब आप इंटरसेक्शन को देख लें। इसमें थोड़ा सा इंटरसेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करें, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यूज़ करें। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी करना चाहते हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को देखते हैं। अब आप अगर इस साइड को देखें तो इसके कॉमन एलिमेंट हमने इनको कॉमन रीजन में लिख दिया है। तो चूंकि मैंने इसको कॉमन रीजन में लिख दिया तो इसका ये मतलब हो गया कि जब भी हम इनको वेन डायग्राम के थ्रू भी अगर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो वो उनका कॉमन रीजन को ही हाईलाइट करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि अब पूरा हाईलाइट करने के बजाय सिर्फ कॉमन रीजन को ही इंटरसेक्शन में हाईलाइट करते हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम में इसके लिए भी बना रहा हूँ, ये इसके लिए इसी तरीके से होगा। तो ये सेट यहाँ पे मैंने सेटों के नाम नहीं लिखे थे, तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसी तरीके से ये सेट ए और ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो सेट ए और सेट बी है तो कॉमन रीजन को इंटरसेक्शन को शो करती है। तो कॉमन रीजन तो इंटरसेक्शन का यही है। तो इसको आप क्या करें, सिर्फ हाईलाइट कर दें तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी। तो ये आपके पास पूरा का पूरा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट था यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि आप किस तरीके से इसी वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को डिफरेंस ऑफ टू सेट में कैसे देखते हैं। तो हम अब उसी तरीके से ओके देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आती है। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट ए माइनस बी बी माइनस ए ऑफ द फॉलोइंग। अब डिफरेंस को हमने क्या करना होगा, या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा। इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया था। वो दोनों हमारे पास क्या थे, सेट्स ऑपरेशन थे। अब यहाँ में भी सेट्स ऑपरेशन है लेकिन ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सेट हमारे पास गिवन है, वही दो सेट्स हैं, शायद आप अगर देख लें उसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सेट ए में है 2 3 4 5 6 7 और सेट बी में है 1 से लेकर 15 तक एलिमेंट्स। तो आप क्या करें, इसको वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करें। वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसी तरीके को आप फॉलो करें। सबसे पहले आप क्या करें, इसके लिए एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे क्योंकि वो हमारे पास ऐसा काम करेगा एक यूनिवर्सल सेट के लिए। सेट ए को आप इस तरीके से लिखेंगे। अब सेट ए को इस तरीके से क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो सेट ए तो चूंकि सब सेट है सेट बी का, तो सेट बी हमारे पास इसके लिए सुपर सेट होगा। तो सेट बी को आप बाहर लिख लें जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए को उसके अंदर लिख लें। तो सबसे पहले आप बी के एलिमेंट ना लिख के ए के एलिमेंट लिख लें, क्योंकि बी के एलिमेंट भी तो इसके सेल में आ जाएंगे। ए के एलिमेंट लिख दें आप, बाकी जो बचते हैं उनको ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट में लिखते हैं, बी के सेट में एलिमेंट को लिख दें। अब अगर आप देखें तो मैंने क्या किया हुआ है,
कि सेट बी चूँकि सेट ए चूँकि सेट बी का सबसेट है, तो सेट ए को मैंने इस तरीके से लिखा इसके अंदर, इस पूरे के अंदर बी के अंदर। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या थी 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट है मैंने इसके अंदर लिख दिए 2 3 4 5 6, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो बचते हैं मैंने उसको बाहर सेट बी में लिख लिया है 1 8 9 10 11 12 13 एंड 15। ये हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। अब हमारे पास आती है कि आप इसको जाहिर कैसे करेंगे। पहला है हमारे पास a माइनस बी का, a माइनस बी आप इसको रिप्रेजेंट कर दें। a माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट पहले में पढ़ा हुआ है। डिफरेंस ऑफ टू सेट में हमने क्या किया था कि सेट बी के एलिमेंट थे वो हमने सेट ए में से निकाले हैं, बाकी जितने एलिमेंट सेट ए में बचते हैं वही एलिमेंट आप सेट ए में लिख डालते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम अगर देख लें इसमें कि सेट ए है और सेट बी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से, अगर आप सेट ए को देख लें कि सेट ए हमारे पास ये पूरा का पूरा जो है जितने भी एलिमेंट इसमें हैं वो हमारे पास सेट बी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा आपके पास सेट ए चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा तो कुछ नहीं। तो ए माइनस बी का आंसर इन दो सेटों के लिए ए माइनस बी का जो आपके पास आंसर होगा वो तो आपके पास 5 या आपके पास खाली सेट आ जाएगा। जब हमारे पास खाली सेट आती हो तो हम क्या करते हैं, उनको सायादार नहीं करते या उनको हम शेड नहीं डालते, बस उसको उसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो ये इसी का आंसर इसी तरीके से होगा। इसके लिए कोई आप शेडिंग नहीं करेंगे। शेडिंग आप तब करते हैं जब एक एलिमेंट या दो एलिमेंट इसमें बच जाते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो आपके पास उसमें बच जाए, क्योंकि ये हमारे पास 1 2 3 1 से लेकर 50 तक है और ये 2 से लेकर 7 तक। तो अगर आप इसमें से इसके एलिमेंट इसमें से निकाल देंगे तो इसके एलिमेंट सारे चले जाएंगे, कोई एलिमेंट ए का नहीं बचेगा यहाँ पे। क्योंकि हमने करना क्या होता है ए माइनस बी में बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में से निकालने होते हैं, बाकी ए में जितने एलिमेंट हैं बच जाते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर बी के एलिमेंट निकाल दें तो बचेगा कुछ नहीं, इसलिए हमने खाली सेट लिख दिया। तो खाली सेट जब आए हमारे पास आंसर तो हमने क्या करना होगा, उसमें कोई भी शेडिंग नहीं करनी होती। ओके, देन हमारे पास उसी का बी तो नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि इसका सेकंड हमारे पास पार्ट जो है ए माइनस बी था पहले, ए माइनस बी, अब बी माइनस ए। अगर इसका देख लें बी माइनस ए, अगर आप इसका देख लें तो इसी तरीके से आप क्या करते थे कि बी ए के जितने एलिमेंट है बी में से निकालते हैं, बाकी ए में जितने एलिमेंट बचते हैं बी में जितने एलिमेंट बचते हैं उन्हीं को आपने करना होता है। अगर आप वेन डायग्राम में भी देखो तो एक एलिमेंट आपने क्या करने होते हैं बी से निकाल लें। अगर एक एलिमेंट निकाल लें बी से, बाकी बी में जितने एलिमेंट, इसका मतलब है कि हमें बी पार्ट से कंसर्न है। तो अगर बी पार्ट में बाकी जितने एलिमेंट है वो बी पार्ट में बचेंगे, तो बी पार्ट में उनको एडजस्ट करना होगा। जब वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे कि उसको लिखेंगे तो हमारे पास हमें पता है कि बाकी जितने भी एलिमेंट है वो बी में बचेंगे। तो यहाँ पे सेट बी है, चूँकि ये तो सेट ए है, तो हम क्या करेंगे, हम सेट बी हमारे पास जिसमें बाकी के एलिमेंट बचेंगे उसी को हाईलाइट करते हैं। तो सेट बी को आप इस तरीके से फिर हाईलाइट कर दें कि आप इस तरीके से सिर्फ सेट बी को हाईलाइट करके छोड़ दें, आपके पास ये क्या बन जाएगी, ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर लें, तो ये इस तरीके से इसका आंसर होगा। ओके, देन हमारे पास पार्ट 2 आती है जिसमें सेट ए हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट बी है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर। प्राइम नंबर में हमारे पास 2 3 5 ये इसका टेबुलर फॉर्म है, और बी में हमारे पास 2 4 6 आती हैं। ये इसका वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम में हमें पता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर और इवन नंबर में मुश्तरक नंबर सिर्फ एक ही है जो है 2। तो ये पूरा का इन दोनों सेटों में, पूरे दोनों सेटों में सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मुश्तरक है। चूँकि एलिमेंट एक ही है तो एक एलिमेंट के लिए हम पूरे सेट को तो ये तो नहीं कह सकते वो सब सेट है। तो अगर वो सब सेट नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होगा। तो ओवरलैपिंग सेट को ज़ाहिर हम इस तरीके से करते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ओवरलैपिंग सेट ये दोनों है, तो इन दोनों सेटों को हमने ओवरलैपिंग सेट कर दिया। इसको सेट ये ए है, सेट ये सेट ए है, सेट ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास इसका मुश्तरक हिस्सा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने ए माइनस बी फाइंड करना होगा। तो पहले में हम ए माइनस बी करते हैं, पहले में हम ए माइनस बी करते हैं। जब हम ए माइनस बी करेंगे तो आप देखो कि ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो इस ए के सिर्फ इस 2 के अलावा बाकी सारी एलिमेंट जो ए में बच जाएंगे वही आ जाएगी। तो बाकी सारी एलिमेंट 2 3 5 है, ये अप टू चलता रहेगा। तो 3 5 अप टू, तो अप टू आगे कहाँ किस सेट में है, तो ये सेट ए में है। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ शेड क्या करेंगे, इसको इस पूरे हिस्से को आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अगर मैं इसके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दूँ, फर्जी डायग्राम, तो ये इसके लिए फर्जी डायग्राम हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, इस हिस्से को
आपके पास दिखाया गया है ये ए के लिए और ये बी के लिए, तो आप सिर्फ इस हिस्से को शेड करके छोड़ दें तो आपके पास क्या हो जाएगी, ए माइनस बी आ जाएगी। इस तरीके से बी माइनस ए अगर आप करना चाहें तो बी माइनस ए अगर आप देखें तो बी माइनस ए इसका मतलब ये है कि सिर्फ बी के एलिमेंट बच जाएंगे, ए टू के अलावा बाकी जो बी में बचते हैं वही लिखेंगे। तो बी में बाकी बचते हैं तो 4 6 और बाकी अप टू चलता रहेगा, तो वो कहाँ बचता है, तो ये इससे एलिमेंट बचते हैं। तो आप सिर्फ इसी हिस्से को रंग कर दें, जिस तरह पहले हमने उस हिस्से को रंग किया था, अब सिर्फ इससे को रंग कर दें। तो ये आपको इस तरीके से होगा। बाकी सारी पार्ट भी ये इसी तरीके से होंगी, मैं आगे इसको नहीं करूँगा। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं उसी के 2-3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट है हमारे पास 1.4 का, उसी के 2-3 पार्ट्स में करना चाहूँगा। ओके देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी हमने वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था यूनियन और इंटरसेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट को वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट किया था। अब ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, ये थर्ड ऑपरेशन, थर्ड मोस्ट ऑपरेशन ऑन द सेट, इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन दी वेन डायग्राम या यूजिंग वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, इफ यू यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक है, इलस्ट्रेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स है यूजिंग वेन डायग्राम। यूनिवर्सल को हमने यहाँ पे अलग लिख किया। यूनिवर्सल है 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ये एलिमेंट है आपके पास। तो हमने क्या करना होगा, इनको वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना था। पहले हम जनरल वेन डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप वेन डायग्राम किसी भी सेट, एक सेट का, दो सेट का या दो से ज़्यादा सेट का बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उनके लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यहाँ तो चूंकि यूनिवर्सल सेट आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास गिवन सेट यूनिवर्सल ही है। लेकिन कभी आपके पास अगर यूनिवर्सल ना भी गिवन हो, दो सेट ही आपके पास सिर्फ दिए गए हों, तो उन दो सेटों के लिए भी आपके पास ज़रूरी है कि आप इस बड़े रेक्टेंगुलर शेप को बना दें कि वो रेक्टेंगुलर शेप आपके लिए एज अ यूनिवर्सल सेट काम करेगा। तो यहाँ पे तो चूँकि यूनिवर्सल सेट है ही, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को बनाया है और यहाँ पे सेट ए को बनाया। तो सेट ए में क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है वो हमने सेट ए यहाँ पे अंदर लिख के सेट ए के एलिमेंट्स इनको इनलिस्ट कर दिए। अब सेट ए के एलिमेंट्स में रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जितने बचते हैं वो हमने बाहर सेट उसके उस यूनिवर्सल में लिखे। तो ये जो सेट ए में अंदर आती है वो हम बाहर दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल के अंदर आ जाती है, इसी वजह से हम इसको बाहर नहीं लिखते। तो हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे जाहिर करते हैं। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ए पर या तो एक छोटा सा निशान लगाते हैं, या हम क्या करते हैं, ए पर छोटी सी सी लिख देते हैं, यहाँ से भी कॉम्प्लीमेंट जाहिर हो सकती है। तो हमें पता है, हम कॉन्सेप्ट को यहाँ अगर यूज़ करें तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे हमने किया था। अगर सेट यूनिवर्सल गिवन है, उसके बाद सेट गिवन है, उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पता है कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि उसी सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं, उसी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, और बाकी यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। अब देखें यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट हैं, ए 1 से लेकर 20 तक। अब सेट ए का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका ये मतलब है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल में से निकाल दें, और बाकी यूनिवर्सल में जितने बचते हैं वो आप क्या करेंगे, इनलिस्ट करेंगे। ठीक है, अब बाकी कहाँ पे बचते हैं, बाकी यूनिवर्सल। अब वेन डायग्राम में भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा, तो ये हमने लिख लिया। अब अगर आप सेट ए को यूनिवर्सल में निकालेंगे तो बाकी के जितने एलिमेंट हैं वो कहाँ बचेंगे, यूनिवर्सल में। तो आप यूनिवर्सल को ही जस्ट क्या करें, एक सायादार या इसको शेडेड बनाएं। तो इसी सेट के लिए आप बाहर से सिर्फ इसको कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये आप इस तरीके से, इसी तरीके से होगा। ये यूनियन है, ये ए है, ये सेट ए है। तो ओके, तो ये क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ इस पूरा जो हमारे पास यूनिवर्सल है इसको आप शेडेड कर दें, सिवाय सेट ए को छोड़कर। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, समटाइम आप अगर एग्जाम में बैठे हो ना किसी में, तो आप देखें कि ये सेट ए है, तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम के लिए इसमें से निकाल देंगे। तो ये आप इसको शेडेड कर दें, बाकी इस तरीके से रह जाएगा। ठीक है, तो बाकी के भी जो पार्ट है वो भी इसी तरीके से होंगे, आप सिमिलर इस तरीके से करते जाएं। मैं एक पार्ट करूंगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा। ओके, देन बी भी उसी तरीके से होगा। बी में आपके पास यूनिवर्सल, ए इसमें यूनिवर्सल तो वही है आपके पास। तो बी हमारे पास है 2 4 6 अप टू 40। तो यू हमारे पास ये, इसके लिए हमने शो किया है एक रेक्टेंगुलर में
और बी को भी इसी तरीके से हमने इसके अंदर लिख लिया हो। और इसके जो एलिमेंट्स हैं ये 2 4 6 8 10 12 और ये 14, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल में बचते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे बाहर लिख लिया है, ठीक है। ये बात आप लोग बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट अभी भी बता रहा हूँ कि आप जब भी इन एलिमेंट को आपने इनलिस्ट किया हो तो बाकी जितने बचते हैं वो बाहर आप इनलिस्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि ये 2 4 6 8 भी आप यहाँ बाहर लिख लें, नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये चूंकि इसके अंदर है तो ये इसमें भी आ जाती है यूनिवर्सल में। तो आप इसके अगर कॉम्प्लीमेंट कर लें तो बाकी कॉम्प्लीमेंट अब तो यूनिवर्सल निकालने होते हैं, तो यूनिवर्सल से निकालना हो तो बाकी यूनिवर्सल में बचते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका शेडेड एरिया भी इसका यही पूरा का पूरा यूनिवर्सल होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेन डायाग्राम। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी खुद कर लें। ये हमारे पास 1.4 था और ये आखिरी क्वेश्चन थी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे काम करेंगे, वहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।